जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज हमारे सामने रजनी जी हैं। आपने यूजीसी नेट का एग्जाम 2 बार क्वालिफाई किया है हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट से। आप वर्तमान जबलपुर शहर से ही बिलोंग करती हैं और आज उनकी सक्सेस का क्या मंत्र रहा है, सफलता का क्या मंत्र रहा है, उस विषय वस्तु को उन्हीं के माध्यम से जानने का प्रयास हम यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। आपने एक नहीं दो दो बार नेट क्वालिफाई किया। आपने ऐसी क्या स्ट्रेटेजी बनाई, ऐसा किस तरीके से पढ़ा कि जो आप ये कर पाए पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर के? पेपर 2 में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑप्शनल था आपका, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? सर इतिहास विषय को लेके जैसे कि सर आपने हमको सिखाया था ये चीज़ें कि पूरा एक डायग्राम कैसे अपन को बनाना है और किस चीज डेट किस तरीके से हमको याद करनी चाहिए इतिहास की। तो सर वो सर आपके मार्गदर्शन में सर हम लोग को काफ़ी मदद मिली उस चीज़ में कि इतिहास में सर पकड़ धीरे-धीरे मजबूत होती जा रही है सही सर कह रहे हैं। आपके मार्गदर्शन से। ठीक है। और भी जैसे डेट्स वगैरह हो गया, कोडिंग्स वगैरह, हर टॉपिक को पढ़ने का तरीका एक अलग होता है। सर अलग ही तरीका खासकर रहता है सर। कोडिंग्स वगैरह से लेकर के या लिंक करा के जो करवाया गया क्लास में, उससे किस प्रकार से सर हेल्पफुल रहा, वो नहीं आप रहा? एक अलग से डायरी बनवाते थे सर। जी। सर अगर एग्ज़ाम में देखा जाए तो वहाँ से आपको कम से कम 50 क्वेश्चन ऐसे हम मतलब गिन लेंगे कि वो डायरी से क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं सर। बहुत बढ़िया। तो उससे बहुत हेल्प मिली होगी आपको, यस सर। खासकर यूजीसी नेट और सेट एग्जाम्स को लेकर के। नेट और सेट इसलिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम ही है, चाहे एमपी सेट हो, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे उसका पेपर 1 हो, चाहे ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, उनका बिल्कुल सेम टू सेम सिलेबस है। यही वजह है कि उसको लेकर के बात कर रहे हैं। और जो व्यक्ति नेट क्वालिफाई हो जाते हैं, एमपी सेट या एमपीपीएससी आयोग के द्वारा साफ स्पष्ट निर्देश है कि आप दोबारा अब सेट नहीं भरोगे क्योंकि आपका ऑलरेडी नेट क्वालिफाई है। यही वजह है कि रजनी जी भर ही नहीं, वरना उनका वो भी हो ही जाता है। कंपैरेटिवली पेपर का लेवल आप लोग जानते हैं, है ना? आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? सर मैंने बीए किया है जिसमें मेरा इतिहास, सोशियोलॉजी और पेंटिंग रहा है। बहुत बढ़िया। और उसके बाद समझ आया कि मेरा जो रुझान है वो इतिहास में ज़्यादा अच्छा है, तो सर फिर मैंने एमए इतिहास से करना का निर्णय लिया कि मुझे इतिहास विषय से एमए करना चाहिए। ठीक है। उस दौरान में ही आपने तैयारी शुरू कर दी थी? सर नहीं, सर ये था कि जब मेरा फाइनल था एमए में, उस समय मुझे लगा कि जिस तरीके से समाज दौड़ रहा है कि जो नौकरी करते हैं उनका एक समाज में अलग ही ओहदा होता है। तो सर उस समय लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए इसके लिए। फिर मैंने एक अच्छी कोचिंग सर्च की कि कौन सी है। एक जगह मैं डेमो पे गई हूँ इससे पहले, ये कोचिंग मैंने की इससे पहले एक जगह मैं डेमो गई हूँ। लेकिन सर वहाँ जाके मुझे ये चीज़ पता चली कि इनका नॉलेज तो हमसे भी ज़्यादा कम है। तो फिर सर एक बार आप हमारे यहाँ सेमिनार में आए थे अच्छा। कॉलेज में। जी। तो सर उस समय आपने बताया था कि इतिहास को कैसे पढ़ना चाहिए। तो सर वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था। वो पहली बार हमने देखा था कि इतिहास को हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। तो सर उस समय डिसाइड किया था कि अगर मैं कोचिंग जाऊँगी तो सर आपके यहाँ जाऊँगी। तो फिर सर मेरे क्लास की एक लड़की इस कोचिंग में आती थी। मैंने उससे जानकारी ली कि आपकी कोचिंग कहाँ है। तो सर उसने मुझे बताया, तो फिर आके मैंने यहाँ पे आके डेमो लिया और फिर मैंने डिसाइड किया कि फिर मुझे यहाँ कोचिंग करनी चाहिए। अच्छा, स्कूल कॉलेज में अपन जिस तरह से पढ़ते हैं और जिस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ते हैं, दोनों में किस प्रकार का अंतर है? क्या सर बहुत अंतर है सर। कॉलेज में तो केवल हम सिलेबस पढ़ते हैं, जो खासकर हमारे मध्य सिलेबस प्रदेश में। के संदर्भ में ये चीज बहुत यस मायने सर। रख जाती है। उसमें केवल सिलेबस पढ़ते हैं। जी। सिलेबस में वो भी ये पढ़ते हैं कि अथवा में ये आना है तो केवल हम इतना-इतना पढ़ेंगे, क्योंकि पास होना रहता है हम लोग को उसमें, तो उतना ही पढ़ते थे। जी। लेकिन जैसे ही कोचिंग आने लगे तो चीज़ें समझ आई कि हर एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है पढ़ने के कॉम्पिटिटिव लिए। एग्जाम में पास होना मात्र पर्याप्त नहीं, उसको कट ऑफ को टच करना यस सर। पड़ता है, हायर यस। लाने पड़ते हैं। ये नहीं कि 60% मार्क्स फर्स्ट डिवीजन आ गए या सेकंड डिवीजन, वो पर्याप्त नहीं होता है। तो उसको पढ़ने की, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने की जो पढ़ाई की रणनीति होती है वो और जो कॉलेज की है, उसमें किस प्रकार से चेंज होता है और क्या करना पड़ता है, क्या करना चाहिए? सर कॉलेज से जब हम निकले तो उसके बाद ये चीज़ समझ आई कि कॉलेज में हमें और अच्छे से पढ़ लेते तो हमको ये जो कठिनाइयाँ बहुत बढ़िया। सामना कर जी। रहे हैं वो कठिनाइयों का सामना हमको सहमत नहीं करना पड़ता सहमत ये हूँ चीज़। इस बात से। तो सर ये चीज़ अब हमको ये चीज़ समझ आ गई है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है, जो स्वरूप है,
एक तो वजह वह भी होती है कि वो कॉलेज स्कूल के एजुकेशन से बिल्कुल उसको अलग करा देता है। स्कूल कॉलेज के एजुकेशन का लक्ष्य अलग ही होता है। डेफिनेटली संपूर्ण लक्ष्य तो एक ही है, परंतु कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, फैक्टों को ज़्यादा फोकस कर दिया जाता है कई एग्जाम में, कहीं पर कॉन्सेप्ट को फोकस किया जाता है। वहाँ पर एग्जैक्टली उस फिगर को याद रखना, ईयर को याद रखना, पॉइंट को याद रखना, पर्सन को याद रखना, व्यक्ति के नाम को याद रखना, तो एक बहुत अलग चीज़ हो जाती है। जबकि स्कूल कॉलेज वगैरह में मेरे ख्याल से जो डिस्क्रिप्टिव लिखना रहता है, तो हाँ एक अपना मन रहता है कि हाँ ये वाला नाम ऐड कर लो, ये वाला नहीं करो, लगभग लगभग ऊपर वाले का नाम लेके पास हो ही जाएंगे वाली स्थिति कहीं ना कहीं बन यस जाती सर। है। चलिए, तो आपका बैकग्राउंड रहा है, बीए में भी आपका सब्जेक्ट एक हिस्ट्री रहा, यस सर। बट आपने जो तैयारी करी है वो एमए फर्स्ट ईयर जो होता है, प्रीवियस ईयर जिसको कहा जाता है, वहाँ के पश्चात से आपने किया हुआ है, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आपने रिकॉर्डेड क्लास और लाइव क्लास, यानी कि लाइव क्लास का मतलब है कि ऑफलाइन रहना या ऑनलाइन रहना, और रिकॉर्डेड यानी कि पूरा पूरा रिकॉर्ड ही है उसमें, दोनों में क्या अंतर लगा ऑफलाइन ऑनलाइन विशेषकर? सर जैसे ऑफलाइन क्लास में सर सबसे अच्छा फायदा हमको वातावरण जो एटमॉस्फेयर वो एटमॉस्फेयर मिल का जाता रहता है। है। जब हम अपने से दूसरे को आगे देखते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है कि हमें उस जगह होना चाहिए। सही चीज है। यस सर। तो वो एक मोटिवेशन रहता है। और सबसे बड़ी चीज जब हम लोग कोचिंग में बैठे रहते थे, जब कोई आता था कोचिंग जी के पद पे रहता था, जी, तो सर उनको देख के एक लगता था कि यार शायद सर एक दिन हमको भी वहां पे बिल्कुल बुलाएं सही उस चीज, जगह पे। बिल्कुल सही है। ऑफलाइन और ऑनलाइन में से आप ज्यादा प्रेफर किसको करेंगे? तो ऑफलाइन ज्यादा अच्छी रहती है ऑफलाइन सर। ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑनलाइन में तो सर मन है तो बैठे हैं इधर उधर, लेकिन ऑफलाइन में ये है कि सबकी नजरें हमारे ऊपर है। सही चीज है। दूसरी बात ये डिसिप्लिन भी रहता है क्लास का एक, कि आप मेरी नजरों के सामने हैं, ठीक है, और खासकर मेरे जैसे कठोर व्यक्ति की नजरों के सामने है, तो उतना ही पर्याप्त है, ठीक है। उसमें यह है कि मरता क्या ना करता, आज का तो काम कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ये सबसे खास चीज होती है। एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन जो बन जाता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं इस अप्रोच को लेकर के चलता हूँ कि कल आपने क्या किया, आज आपने क्या पढ़ाई किया, वो क्यों नहीं हुआ वो काम हुआ भी तो इतना प्रतिशत क्यों हुआ, अच्छे से क्यों नहीं हुआ, सारी चीजें क्यों नहीं हो पाई, तो ये चीज थोड़ी सा ध्यान दे पाते हैं, उसका मुझे पता है कि लॉन्ग टर्म में प्रभाव पड़ता है। मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि कोचिंग का और अच्छे गाइडेंस का और सेल्फ स्टडी का सिलेक्शन में क्या कैसा रेशियो है? सर योगदान बहुत रहता है, क्योंकि सर जैसे किस मैं चीज का, कोचिंग सेल्फ से स्टडी बीच का, में अच्छे गाइडेंस का? अच्छे गाइडेंस का बहुत योगदान रहता है। क्योंकि सर जब मैंने यहाँ से कोचिंग छोड़ी थी, तो एक साल का मेरा गैप रहा था सर। हाँ। तो उस गैप में मुझे लगता था कि मैं पढ़ लूंगी। हम्म, मैंने देख लेकिन जब मैं पढ़ने बैठी हूँ, तो सर उस टाइम समझ आया कि नहीं, ये चीज अकेले नहीं हो पाती है। जो हम कोचिंग में रहते हैं, जो एक दौड़ में लगे रहते हैं, तो उसमें पढ़ाई हो जाती है, एक लेकिन मानसिक साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट पड़ता तो है। यस सर। तो बट खुद से सर वो चीज हम नहीं कर पाते हैं, ऐसा हम्म, है। नहीं एक आदर्शवादी रूप से कहा जाए कि वो तो अपनी व्यक्तिगत कमी है कि हम यस नहीं सर। कर पा रहे हैं, यस सर। परंतु कहना और उस चीज को इम्प्लीमेंट करना, और वो भी एक लॉन्ग टर्म में, खासकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की 6 महीने 1 साल 2 साल पता नहीं चलते हैं, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं एक अकेलेपन में, थोड़ी सी दिक्कत में आ जाता है, कहीं ना कहीं वो सर चीज क्योंकि हावी हो खुद जाती से हम वो चीज़ 1 हफ्ते में कवर कर पाते हैं, और कोचिंग में वो चीज़ हम 2 दिन में भी कर लेते हैं। है यदि अच्छा गाइडेंस आपको मिला है तो, यस सर। है ना। हालांकि मैं दोनों बातों के लिए एग्री करता हूँ, चाहे आप गाइडेंस में रहें, चाहे आप सेल्फ स्टडी करें, अकेले करें, असफलता चीजों की मोहताज नहीं होती है, बिल्कुल सही बात, दोनों माध्यमों से लिया जा सकता है, तो दोनों में एक बहुत बड़ा गैप लिया जाता है कि गाइडेंस में जब आप रहेंगे तो बहुत ही अनुशासित रहेंगे, दोनों मार्ग सही है सफलता की ओर जाने के लिए। अनुशासित रहने वाले हैं, कंटिन्यू रहने वाले, रेगुलर रहने वाले, पढ़ना ही पड़ेगा, मन की चंचलता से आप बच जाओगे, ये फायदा होता है। और जो आप खुद की एनर्जी लगा के इतना ज्यादा समय उस पर डालोगे, वो चीज आपकी कम समय में हो जाती है कोचिंग क्लासेस या किसी भी अच्छे गुरु के मार्गदर्शन के माध्यम से, मेरा ऐसा मानना है ना। हालांकि दोनों चीजें ही संभव है, चाहे ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, मार्गदर्शन हो, चाहे सेल्फ कर रहे हो आप। जिस टाइप से अभी चल रहा है कि नहीं सेल्फ कर रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक वगैरह से हम तैयार कर लेंगे, तो कितना आपको लगता है वो इफेक्टिव है चीजें? सर वो तो एक भटकाने वाली चीज़ें हो जाती है। क्यों? क्योंकि सर हमको एक वीडियो में कुछ और मिलता है, दूसरी वीडियो में हमको कुछ और मिलता है। तो हमको ये समझ नहीं आता है कि हमको इनका गाइडेंस फ़ॉलो करना चाहिए या इनका गाइडेंस फ़ॉलो करना अच्छा। चाहिए। और फिर जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के लगाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वो मिस मिलती हैं हमको। वहाँ पे वो चीज़ हमको नहीं मिल पाती है। सही कह रहे हैं। ऐसा है। ये चीज बिल्कुल सही है कि पता चले जिस बुक को पढ़ रहे हैं, उसी पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद में आपने देखा
कि साहब उस टॉपिक से आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे, तो पता चला उस क्वेश्चन का आंसर बस नहीं, बाकी सब पूरी दुनिया जमाने की कहानियाँ, कथाएँ यस दी हुई हैं, हो जाता है। सेम टाइप का उसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाता है। तो हालाँकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है, उपलब्ध हो जाना और उसकी गुणवत्ता वैसी ना हो पाना भी एक बहुत बड़ी वजह है। और जो बात आपने कही, मैं उस बात को एग्री करता हूँ कि सबसे बड़ा उसका ड्रॉबैक्स ये है कि एक पूरा रिदम नहीं बन पाता, सीक्वेंस नहीं बन पाता। यस किसी विषय को लेकर कोई कुछ बता रहा है, किसी को लेकर कोई कुछ, तो उससे कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट हो जाता है कंपैरेटिवली। इसलिए एक मार्गदर्शन होना ज़्यादा सही है। कोई कह रहा है नहीं सुबह उठना चाहिए, कोई कह रहा है नहीं शाम को उठना चाहिए वाली स्थिति है। सुबह पढ़ना चाहिए, कोई कह रहा है रात में पढ़ना चाहिए, कोई कह रहा है कभी भी पढ़ना चाहिए। तो बहुत सारे अलग-अलग व्यूज़ हो जाते हैं, तो फिर बच्चे को लगता नहीं यार ये सही है, सही। क्योंकि कंपैटिबिलिटी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए पर्सन के, कि वो ज़्यादा जेन्युइन किस पे है। दूसरी बात, जिस प्रोफ़ाइल में आप जाने वाले हैं, जिस जॉब प्रोफ़ाइल में, आपको सुबह इतने बजे ऑफ़िस पहुँचना है, सुबह उसके भी पहले आपके ऑफ़िसर के साथ में मीटिंग होने वाली है। आपको तो उस प्रोफाइल को फॉलो करना चाहिए। और उसके भी पहले आपको एग्जाम कितने बजे जाना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट में जाना है, आफ्टरनून शिफ्ट में जाना है, तो उस समय पढ़ने का टाइम आपका होना चाहिए, ना कि सोने का। क्योंकि नहीं तो ब्रेन की बायोलॉजिकल क्लॉक वैसी सेट हो जाएगी कि साहब उतने बजे तो सुबह 9 बजे तो सोते हैं, बोले सुबह 9 बजे से तो एग्जाम है। तो अनईजी फील करता है एकदम से व्यक्ति, फिर वहां पहुंच जाए, क्योंकि 6 महीने 1 साल 2 साल तो आदत पड़ी है सुबह 9 बजे सो के उठने की। अब सुबह 9 बजे से एग्जाम है, उस दिन अपन उठ के पहुंच गए, तो आपकी शक्ति वैसे ही घट जाएगी। ये चीज़ होती है कहीं न कहीं। तो इसलिए मानना ये है, जो एग्ज़ाम का सिनेरियो है, जो आपकी जॉब प्रोफ़ाइल का सिनेरियो भविष्य में होने वाला है, जो आप बनने वाले हैं उसको जिएँ पहले से। मेरा सिर्फ़ इतना सा कहना होता है। खैर, एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करने को लेकर के आपकी क्या स्ट्रैटेजीज़ रही हैं? चाहे पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 हो, किस प्रकार से आप पढ़ना पसंद करते हैं? किस प्रकार से गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, जिससे नुकसान से बचे जाएँ, माइनस मार्किंग है ख़ासकर होती कई एग्ज़ाम्स में, या नहीं भी है तो क्वेश्चन गलत होने से बच जाएँ और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हों। ऐसी क्या रणनीति फ़ॉलो करते हैं पढ़ने के दौरान में और एग्ज़ामिनेशन हॉल के दौरान में आप? सर जो यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर था तो सर वो तो आप जितना पढ़ाते थे उतना इनफ हो जाता था, उससे ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत समझ नहीं आती थी। सर जो दूसरा पेपर है सर उसमें ये है कि आपको पढ़ना है विद रिवीजन। एक टाइम पीरियड है कि आपको इतने टाइम में ये चीज़ कंप्लीट करनी है और फिर एग्जाम से कम आपको 2 से 3 रिवीजन हो जाने चाहिए, तब जाके वो चीज़ हमारे दिमाग में रहेगी। ठीक है, दोनों चीज़ों पर एक-एक करके बात करते हैं। पेपर 1 में जैसे कि 10 यूनिट दी गई हैं, यस सर। उसमें मैथ्स भी है, यस उसको लेकर आपने क्या तैयार किया? मैथ्स बैकग्राउंड आपका जबकि सर। नहीं था सर। नहीं था, बीए बैकग्राउंड से हैं, मैथ्स भी है, रीज़निंग भी है। कैसे तैयार हुआ आपका वो? सर क्लास में जो मैथ रीजनिंग हो जाती थी सर, उतना सा इनफ था कि जो मैं क्लास में पढ़ाता यस था सर। मैथ्स, रीज़निंग, यस उतने में सर। आराम से बन जाता यस था। सर। बीए बैकग्राउंड होने या साइंस बैकग्राउंड ना होने या नॉन टेक बैकग्राउंड होने का कभी कोई ऐसा लगा? नहीं सर, उससे ऐसा फर्क नहीं क्यों नहीं पड़ता लगा? है सर, क्यों नहीं फ़र्क पड़ा? क्योंकि सर चीज़ें क्लियर हो जाती थी क्लास में ही। क्लास में यस। जिस तरह से जिस अप्रोच पर मैं पढ़ा रहा यस था, सर। तो जो मेथड मैं बताता हूँ मैथ्स की या रीज़निंग वगैरह की, उसमें कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं जाती, बोले नो सर। मैथ्स बैकग्राउंड होगा तभी समझ में आएँगे, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल बैकग्राउंड होगा तभी सर बन पाएगा, नहीं बन ये पाएगा है ऐसा कि कुछ? अगर बच्चा भी आ जाता है तो वो चीज़ें वो समझ लेगा, जैसे 10th 11th अगर उसका सब्जेक्ट नहीं है मैथ, तो वो चीज़ें भी इजीली समझ लेगा। बिल्कुल सही चीज़ है। देखिए, हमेशा से मेरा यही अप्रोच रहा है, हालाँकि ये बात मैं आपके माध्यम से जानना चाहता था, कि बिल्कुल ऐसी मेथड से बताओ कि चाहे बीए वाला हो, चाहे बीई वाला हो, चाहे बीएससी वाला हो, सबको आसानी से समझ में आ जाए। एक-एक क्वेश्चन आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा, मैं क्लास में 2-2 3-3 मेथड से बताता था। यस। तो ये एक काम करो, बीई वाले, टेक वाले इस मेथड से समझ लो, और जो बिल्कुल भी नहीं टेक वाले हैं वो इस मेथड से समझ लो, और जो बिल्कुल ही मैथ्स के मामले में बोले साहब कुछ नहीं, तो बिल्कुल ऐसे बेसिक से मैथ माध्यम से बताता था, बेसिक फंडे बताता था, कि उनको भी चैंपियन बना देने का मेरा प्रयास रहता था। तो डेफ़िनेटली उस चीज़ से लाभ बहुत विद्यार्थियों को हुआ है, आपको भी हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। रीज़निंग को लेकर के सर रीजनिंग तो इजी ही लगी है सर, क्योंकि आप जिस तरीके से पढ़ा देते थे रीजनिंग सर, फिर ऐसा लगता था रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ जाती थी रीजनिंग में। ऐसा? यस सर। क्योंकि रीजनिंग मजेदार भी रहती थी रीजनिंग, सबसे अच्छी जी, बात तो ये है कि क्लास में जिस तरीके से पढ़ जाते थे, और मेन चीज जब एग्जाम में हम बैठते थे और वो चीजें देखते थे, तो सिर्फ हंसी आती थी क्वेश्चंस को देख के कि ये चीज हमने की हुई है, चलिए हम बहुत इजीली बढ़िया, कर लेंगे ये। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि जो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड आता है, उसके लिए कुछ अलग से आपने तैयार किया, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ पढ़ना पड़ा, क्योंकि काफ़ी टफ होता है वो, खासकर हिंदी मीडियम्स के लिए, समझ में ही नहीं आ पाते क्वेश्चन, पुराना पैटर्न और अब जो जिस प्रकार से नए आ रहे हैं और उसको लेंदी बना दिया है, उसके लिए आपने क्या तैयार किया, क्या पढ़ा? सर जो क्लास में पढ़ाया है सर,
उतना ही पढ़ा है सर। कोई अलग से एक्स्ट्रा नो एफर्ट्स सर, लगाई? नो सर। क्योंकि बोरिंग भी होता है कई बार, यस सर। है ना? बोझिल भी हो जाता है, खासकर जिस प्रकार की संस्कृत में स्टैंडी लिखी रहती है उसमें, तो खासकर 2 से 3 यूनिट उसकी ऐसी हो जाती हैं। तो कुछ अलग से कुछ एफर्ट लगानी पड़ी या सर नो सर, अलग से कोई एफर्ट्स नहीं लगाई थी, तो सर जितना आपने पढ़ाया था वही चीज़। तो सर इतिहास को लेके भी यही था कि लोग कहते हैं यूजीसी नेट बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन सर आपने जैसा इतिहास पढ़ाया है उसके बाद मतलब हमको वहाँ इतना नहीं लगा कि हमको निकालने में कोई कठिनाई हुई है। ईज़ी वे में सारी चीज़ें, इतिहास को भी हमने ईज़ी वे में पढ़ा है। हुँ, 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 हुँ। एक क्वेश्चन हो सकता है दिमाग में ये आए कि बोले नहीं आपको अच्छा पढ़ाया गया, आपने अच्छे से जाना, अच्छे से समझा चीज़ों को, आपने नेट को 2-2 बार क्वालीफाई किया। तो बोले सर फिर जेआरएफ क्यों नहीं उठा पाए आप? एक सर आलोचनात्मक पहलू ये भी हो सकता है। यस सर। ऐसा क्या रहा? सर ये है कि वो कहीं न कहीं मेरी कमी इसमें ये रह जाती है कि फर्स्ट पेपर में मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए वहाँ पे, और सेकंड पेपर में सर ये है कि जो टॉपिक में मुझे टफ लगते हैं कि ये टॉपिक वो मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन वो चीज़ भी मुझे कवर करनी चाहिए उसमें। आपको लगता है कि आपने अपना पूरा एफर्ट लगाया है या आपने कुछ कमी नहीं बाकी सर, रखी? कमी सर हमेशा ही रह जाती है सर कमी। चलिए, ऐसा हमको कभी नहीं यही लगता उस कि हमने क्वेश्चन का आंसर भी 100% है। सर हमने ऐसा कभी नहीं लगा कि हमने 100% पढ़ लिया। ऐसा लगता है कि बहुत चीज़ें छूट चुकी हैं, हमको और पढ़ना चाहिए था वहाँ पे। देखिए, मेरा इस मामले में मानना ये है कि नेट और जेआरएफ में बहुत ही थोड़ी से कुछ प्रतिशत अपन बढ़ा लें, और जितनी ऊर्जा लगा चुके होते हैं, जितनी पूँजी आप लगा चुके होते हैं, वो पर्याप्त होती है। बस उसको ये है कि ब्रश अप बहुत बार करना पड़ता है। अगर आपने अपनी मेहनत करके 3 बार 4 बार रिवीजन किया और फिर नेट उठाया, उसी चीज़ को आप डबल कर देते, यानी रिवीजन आपका 5 बार 6 बार हो जाता। ईज़ी गोइंग आप जेआरएफ उठा लेते, ऐसा मेरा मानना है। और उसमें एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए। यानी पेपर 1 भी आप स्ट्रॉन्ग करिए, पेपर 2 भी आप स्ट्रॉन्ग करिए। यानी पेपर 1 में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर खींचिए, परसेंटेज वाइज़ देखा जाए तो। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, इतना खींचने का प्रयास करना चाहिए, यानी 80% आप ले आइए। नॉर्मल व्यक्ति नेट उठाता है, बोले साहब जी कितने? बोले 60%, 65%, 70% ले आए। 80% प्लस लेकर आइए नंबर आप। ऑब्वियसली वो आपको आपके ऑप्शनल में हेल्प कर जाने वाले हैं। और मेरा सोचना ये रहा उस चीज़ को लेकर के, अगर वाक़ई में कि जेआरएफ ही उठाना है, तो ये है कि जो सेक्शन आपने कहा कि कमज़ोर है, उनको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। मैथ्स को, रीज़निंग को, और ख़ासकर लास्ट मोमेंट पर इनको पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी को मैंने देखा कि बोले लास्ट मोमेंट पे केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट बस पढ़ते हैं, पेपर 1, ये उसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है। तो ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा ड्रामेटिक चेंज आपको लाना है, आपको थोड़ी-सा बस चेंज लेकर के आना चाहिए, नीति में उतना बहुत होता है अपने आप में, है ना? आगामी नेट और सेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो भी विद्यार्थी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस प्रकार से पढ़ने के लिए आप बोलना चाहेंगे, तैयारी करने के लिए बोलना चाहेंगे? कितने महीने पहले से सीरियस हो जाना चाहिए उनको? क्योंकि सीरियस तो हमेशा ही रहते हैं, परंतु सीरियस नहीं रहते हैं। और जैसे-जैसे एग्ज़ाम के दिन पास में आते हैं, सीरियसनेस बढ़ती चली जाती है। एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल दुर्गुण होता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर सबसे पहला तो सर अगर हमें किसी भी सब्जेक्ट को अगर क्वालिफाई करना है तो सर इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में सबसे मेन रहता है कि कैसे आपको आए उस इंटरेस्ट? नहीं आता पढ़ने में इंटरेस्ट? सर सर जहाँ तक मुझे है, क्योंकि सर मुझे बीए के बाद समझ आ गया था कि इतिहास मेरे लिए है, कि मुझे इतिहास में आगे बढ़ना चाहिए। हुँ, तो सर एक सब्जेक्ट से भी प्यार हो जाता है हमको अपने, तो वो चीज़ फिर पढ़ने में मज़ा आता है। अगर आपको सब्जेक्ट से प्यार हो गया तो सर फिर ये है कि आपको उसके अंदर आप जितना भी घुसते जाओ तो केवल आपको सब्जेक्ट में मज़ा ही आएगा पढ़ने में। जी। और ये मेरे लिए नेट निकालने की जो मुझे ईज़ी लगा, सच बताऊँ सर मुझे टफ महसूस नहीं हुआ कि बहुत टफ मुझे ये चीज़ लगी है, क्योंकि सर शायद वो सब्जेक्ट मुझे इतना अच्छा हार्डली लगता है। कनेक्ट कर लिया आपने यस उसको सर, अपने वो आप से। सब्जेक्ट मुझे इतना अच्छा लगता है तो मैं इज़ी वे में पढ़ती गई। और सर एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट देख फर्स्ट टाइम सर रिज़ल्ट मुझे आपने ही बोला था कि आज रिज़ल्ट आ गया है, देख लो। अच्छा, आपने देखा नहीं नो था? सर, उस टाइम मैंने रिज़ल्ट नहीं देखा था। अच्छा। फिर मैंने भैया को कॉल किया कि आप मेरा रिज़ल्ट देख के मुझे बता दीजिए। तो भैया ने मुझसे सबसे पहले यही कहा कि जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। तो मैं समझी नहीं थी कि उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों बोला। अच्छा। उन्होंने कहा कि हो गया है तुम्हारा। अरे तो बहुत बढ़िया। सर पहली फीलिंग जो थी कि लोग कहते हैं ना कि पैरों तले से ज़मीन खिसक जाने वाली, वो चीज़ मैंने पहली बार उस दिन फील की थी कि हाँ, ऐसा सच में होता है कि हम हल्के हो जाते हैं, हमारे पैरों के नीचे ज़मीन नहीं रहती है। तो सर मैंने आपको कॉल किया था सर, मुझे रोना आ गया था उस समय
कि सर हो गया है मेरा भी। खुशी का पल होता है। बहुत बढ़िया। तो सभी को ऐसी सफलताएँ मिलें और जब आप मेहनत करते हो तो आप उस चीज़ को डिज़र्व करते हैं, है ना? पर आपने रिज़ल्ट खुद क्यों नहीं देखा था? सर क्योंकि सर जब मैंने एग्ज़ाम पहली बात तो ये है कि जब आपने मेरे से फर्स्ट टाइम बोला था कि बेटा तुमको यूजीसी नेट देना है, तो सर उस समय मुझे पता भी नहीं था कि ये यूजीसी नेट होता क्या हे है। भगवान! तो सर फिर मैंने आकांक्षा से पूछा था कि ये नेट क्या होता है? तो उसने भी कहा कि मुझे भी ज़्यादा कोई आइडिया नहीं है। तो अपनी कोचिंग में भैया पढ़ते थे। फिर मैंने उनसे पूछा कि भैया ये यूजीसी नेट क्या होता है? तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसा-ऐसा है कि आप हायर एजुकेशन में इसके ज़रिए जा सकते हैं। तो प्रमोद फिर वाजपेयी थे जहाँ तक तो यस। मुझे याद आ रहा है। वर्तमान में वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं, 2018 वाले बैच में, है ना? अच्छे पद पर हैं और भी शायद कोई रहे होंगे। ख़ैर, फिर सर आपने बोला कि आने लगो हिस्ट्री में, तो मुश्किल से 2-3 महीने ही हिस्ट्री पढ़ पाए थे और फिर एग्ज़ाम आ गया था सर। और मतलब मुझे यकीन नहीं था कि मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा, मेन चीज़ ये था। लेकिन चलिए, रिज़ल्ट देखने के बाद समझ आया कि हाँ, हो गया है। नहीं डेफ़िनेटली लास्ट के 3 महीने बहुत कीमती होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के ठीक पहले। बाकी समय आपने जो भी जैसा किया हो, परंतु आखिरी के 3 से 4 महीने को व्यक्ति बहुत अच्छे से सीरियस होके पढ़ ले उस सब्जेक्ट को, कोई वजह नहीं बचती उसके रुकने की वो एक्सेप्शनल के अलावा। ईज़िली आराम से आप कर सकते हैं, चाहे वो सेट का हो, चाहे वो नेट का हो, चाहे अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी हो। बाकी टाइम आप नॉर्मली पढ़ते रहिए साल भर आप। लास्ट मोमेंट में अपनी पावर जो शक्ति है, वो बढ़ा लीजिए, मेरा मानना ये है। जिस प्रकार से नेट का और सेट के एग्ज़ाम का पैटर्न रहा है, वो लगातार बदल रहा है, ड्रामेटिक काफ़ी रहा है। लगातार उसमें बदलाव आ रहे हैं, क्वेश्चन पेपर टफ आ रहा है। तो जब क्लास में मैं बताता रहा चीज़ों को और अभी भी बताता हूँ, क्या कभी ऐसा हुआ कि जो चीज़ें क्लास में बता रहे हैं और वही चीज़ें एग्ज़ामिनेशन हॉल में मिल गई हों? सर ऐसा होता ही है सर, कि जो लाइन हमने पढ़ी है, वो लाइन पेपर में छप गई है, ऐसा है। उससे हेल्प मिलती होगी बहुत ज़्यादा, सब बहुत ज़्यादा है। है ना? ख़ासकर जो क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में वो तो ठीक है, जो मैं प्रेडिक्ट करता हूँ, मुझे लगता है कि देखो जिस प्रकार की अप्रोच चल रही है, ये आना चाहिए, मैं एडवांस में बता देता हूँ। यस सर। चाहे नोट्स में दे दूँ, चाहे क्लास में बता दूँ, समझा दूँ। इवन मुझे जहाँ तक याद है कि कई क्वेश्चन्स ऐसे रहे हैं, जो मैंने कई बार क्लास में चर्चा की, भैया ये आने वाला है, यही आने वाला है, यस सर। और पता चला वो छपा हुआ मिलेगा। वो इतने टफ क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ, ईज़ी क्वेश्चनों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, टफ क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ। कि साहब ये क्वेश्चन इतना टफ है कि मैक्सिमम लोगों को नहीं बनेगा और आप इसको 10 बार सुन लो। इसलिए मैं 10 बार डिस्कस कर रहा हूँ, एक ही चीज़ को मैं बार-बार रिपीट करता हूँ क्लास में। क्योंकि मुझे मालूम है कि ये यहाँ से बनेगा, ऐसा मेरा एक कॉन्शियसनेस मुझसे बोलती है, इसलिए मैं बताता रहता हूँ। अच्छा आप वर्तमान में ग्वालियर में हैं, यस सर। तो आपने वहाँ पर क्लास की, नहीं की? उसके सर बावजूद भी आपने जबलपुर में हमारे यहाँ कोचिंग की, बाद में सेकंड टर्म में, यस सर। बीच में गैप हो जाने के बाद में। क्यों? सर क्योंकि ग्वालियर तो हब कहलाता है, इंदौर तो हब कहलाता है। सर इतिहास विषय को लेके सर मैंने सर्च किए थे कि मुझे शायद वहाँ कोई टीचर मिल जाएंगे इतिहास विषय को पढ़ाने के लिए। हुँ, सर लेकिन मुझे नहीं मिले। मैंने और भी टीचर से बात की, कोई इतिहास को एकदम डीपली पढ़ाए, कोई ऐसा कोई टीचर, तो सर किसी ने भी नहीं बताया। उन्होंने बोला नॉर्मल पढ़ लो हो जाएगा, नॉर्मल पढ़ लो हो जाएगा। लेकिन सर फिर चीज़ जो इतिहास मैंने यहाँ पढ़ा है, सर वो मुझे वहाँ मैंने एक जगह कोचिंग की थी, वहाँ मुझे नहीं मिला था। तो सर फिर से मुझे आपके यहाँ वापस से ही क्लास ज्वाइन करनी पड़ी कि इतिहास तो शायद आपके अलावा मुझे मध्य प्रदेश में कोई टीचर नहीं मिला कि जो पढ़ा सके इतिहास विषय को। क्योंकि आपने ऑफ़लाइन भी पहले किया है, बाद में हमारे यहाँ आपने ऑनलाइन भी किया है, बीच में आपका गैप भी रहा है। यस सर। तो बड़ी बात ये है कि शादी के पहले भी आपने एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई किया और आफ्टर मैरिज भी आपने उस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर लिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्वालीफ़ाई कर लिया। जहाँ तक मुझे जानकारी है, काफ़ी काबिल-ए-तारीफ़ बात है कि 3-4 महीने तैयारी करके पहला अटेम्प्ट नेट का देना और उसको क्वालीफ़ाई कर लेना, ये काबिल-ए-तारीफ़ और प्रशंसा वाली बात हो जाती है ना? तो ओवरऑल ये है कि चाहे पेपर 1 हो, सेट का हो चाहे नेट का हो, चाहे पेपर 2 हो, हिस्ट्री ऑप्शनल हो, आपको यहाँ से हेल्प मिली। आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाए, चीज़ों को समझ पाए, एक अच्छी समझ आप बना पाए, है यस ना? सर। और भी जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
इस एग्ज़ाम को लेकर के अभी दिसंबर 2024 में सेट का एग्ज़ाम एमपी सेट, जो कि बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है, मेरा मानना ये है ना? उसके लिए मैं आपसे मैसेज चाहूँगा कि उनको क्या कैसे रणनीति अपनानी चाहिए। आज सितंबर में खड़े हैं, यानी कि लगभग 3 महीने हैं, या आप मान लो 100 डेज़ समथिंग के आस-पास में आप हैं। क्या मैसेज आप देना चाहेंगी? क्योंकि मैंने बिल्कुल अपनी बात पहले मैं रख दूँ, बहुत महत्वपूर्ण है ये एमपी सेट 2024, जिसका कट ऑफ पिछले बार 23 से ज़्यादा जाने वाला है, और उसके बाद में अगला सेट कब आएगा उसका निश्चित नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी आने वाली है, तो काफ़ी पद हैं उसमें, ये भी ध्यान रखिएगा। ज़्यादा पद हैं पिछली बार से, यानी 2022-23 वाली जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है एमपी की, उससे अधिक पद हैं। एमपीपीएससी स्टेट सर्विसेज में भी ज़्यादा पद हैं, 300 प्लस पद हैं 2025 में। असिस्टेंट प्रोफेसर भी जो आने वाली, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पद हैं, सभी विषयों को लेकर समाहित किए गए हैं। यानी कि सेट सेट के बाद में आपका कौन सा एग्ज़ाम है? असिस्टेंट प्रोफेसर का, और ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। 22 वाले में तो समय मिल गया कि बोले साहब 24 में दे रहे हैं, इसमें अब ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला, सेम उसी पैटर्न पर होने वाला है। तो इसीलिए जो वाकई में अपने करियर को लेकर इस फील्ड में सीरियस है, मेरा मानना ये है, मैं होता तो ऐसे सोचता कि सबसे पहले मैं सेट का एग्ज़ाम फॉर्म भरूँगा, भर चुका हूँ, भरे जा चुके हैं फॉर्म। सेट के एग्ज़ाम को लेकर ज़मीन आसमान एक कर दूँगा, क्योंकि एमपीपीएससी वगैरह इत्यादि वगैरह या अन्य कोई एग्ज़ाम है नहीं, और ना मुझे फ़ोकस करना है। 15 दिसंबर सामने खड़ा है, 3 महीने बाद, ज़मीन आसमान एक करके मैं उसको निकालूँगा। उसके लिए अपने रिसोर्सेज़ का, पैसे का इत्यादि का इंतज़ाम करूँगा, और पूरा फ़ोकस करके मैं उस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करूँगा। एज़ अ स्टूडेंट बता रहा हूँ। 15 दिसंबर का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दूँगा, सेम वही चीज़ें सिलेबस में हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में 90% रिवीजन करता रहूँगा, कंटिन्यूटी बनी रहेगी, उसको बंद नहीं करूँगा। उसी दौरान में या पेपर देने के बाद में एपी का एड जो फॉर्म रहेगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं उसको भरूँगा। 4-6 महीने, 8 महीने, 10 महीने या 1 साल मान लीजिए अधिकतम। वैसे तो 6 महीने पूरा निपट जाने वाला है। यानी जून 2025 में, जुलाई 2025 तक में एपी का एग्ज़ाम तैयार रहना। शॉकिंग रहेगा। बोले साहब ये आया नोटिफिकेशन और 2 महीने बाद एग्ज़ाम, सिलेबस पुराना वाला ही। शॉकिंग रहने वाला, इस बात को ध्यान रखना। तो 6 महीने 1 साल में हो जाएगा, रिदम बनी रहेगी, उस एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर लेना दूंगा मैं एज अ स्टूडेंट, सीधे एक ज्वाइनिंग पकड़िए। ये स्ट्रैटेजी होगी। इसके बाद में आपको बाद में पीएससी करना है, आईएएस करना है, जो करना है करते रहिएगा, ऐसा मेरा सोचना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 15 दिसंबर 2024 एमपी सेट का एग्ज़ाम इतना महत्वपूर्ण है कि आप बहुत सारी चीज़ों को किनारे करके उसको फोकस कर सकते हैं। भले ही वो एक पात्रता परीक्षा हो, परंतु आपको पात्रता कौन सी मिलने वाली है? असिस्टेंट प्रोफेसर की। और अगर आप उसको भी निकाल लेते हैं, यानी कि आप डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर के ग्रेड पे पर आ गए हैं साहब जी, ये बहुत बड़ी बात होती है। और लाइफ बहुत अच्छी है, खासकर गर्ल्स को लेकर के, अन्य विद्यार्थियों को लेकर के। तब इतने इतने बजे कॉलेज जाना, शाम को इतने बजे आना है, सरकारी छुट्टी इतनी इतनी है आपके पास में, वर्कलोड उतना नहीं है। समझिए इस बात को। आपके पास में अपनी ज़िंदगी के लिए समय है। आप कोई किताब लिख सकते हैं, आप अपनी हॉबी परिपूर्ण कर सकते हैं, आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे अपनी रिसर्च, पीएचडी इत्यादि वगैरह जो भी बहुत चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं, और अच्छा खासा वेतनमान है। अनुमान लगा लेना, पता कर लेना कितना क्या है बाकी, ठीक है? तो टॉप 2 नंबर की पोस्ट कहलाती है साहब। इसीलिए एक कंबाइंड स्ट्रेटजी देखिए, उसको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच पर देखना चाहिए। यूजीसी नेट, एमपी सेट, देन एपी, एमपी वाला एमपीपीएससी का एपी, ऐसी इंटीग्रेटेड अप्रोच पर देखना चाहिए। ऐसा मेरा सजेशन है। जो बात मैंने कही, इस बात से आप कितना सहमत हैं? यस सर। सर कम से कम अगर सर 3 महीने, जैसे आपने बोला 3 से 4 महीने, सर अगर हमने इन 4 महीनों में, अगर हम पहले पढ़े भी नहीं हैं, अगर हमने ये 3 से 4 महीने दे दिए अच्छे से, तो सर डेफिनेटली हम उस चीज़ को निकाल सकते हैं सेट को। और ये रणनीति कि पहले सेट निकालो और फिर तुरंत बाद में एपी निकालो, यस सर। कितना सहमत हैं आप इस बात से? सर असंभव है, संभव है? सर संभव है सर, क्योंकि सर जो चीज़ हम सेट के लिए पढ़ेंगे, थोड़ी सी और मेहनत हमको बस करनी पड़ेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और वो सारे सिलेबस को हम कवर कर सकते हैं सर। देखिए, निरंतरता सबसे बड़ी चीज होती है। विद्वता अकेले पर्याप्त नहीं होती, बहुत कारगर रूप से जानिए। एमपी सेट का एग्जाम हो, चाहे एमपी पीएससी द्वारा लिया गया अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो,
उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का पेपर बिगड़ा, इतने सारे जिनको आप नहीं जानते, क्योंकि मेरे पास में सबके फ़ोन आते हैं या प्रत्यक्ष मिलते हैं। एक से एक विद्वानों का बताऊँ मैं, बोले इनका तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट रहा है, ठीक है? मैं हिंदी साहित्य भी पढ़ाता था, आप लोग शायद जानते होंगे। यस प्रमोद वाजपेयी जी हिंदी साहित्य से ही असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, है ना? बट टाइम ना होने का आजकल अब नहीं दे पा रहा हूँ मैं समय। हिस्ट्री अभी फिलहाल में ऑप्शन ले रहा हूँ। मैंने देखा कि उन विद्यार्थियों में से इतने विद्वान हैं, परंतु उनका पेपर बिगड़ गया। कंक्लूजन ये है। तो क्यों हुआ भाई ऐसा? वो वजह मैंने उनको पहले ही बताई थी, अभी भी आप लोगों को बता रहा हूँ और वही चीज़ उनके साथ हो रही है। विद्वता आड़े नहीं आई, आड़े आई उनकी निरंतरता, आड़े आ गई प्रतिबद्धता, कि लगातार प्रतिबद्ध होकर कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना चाहिए था। बीच में गैप आ गया और गैप आने के कारण पूरा बिखर गया। और जब लगा कि हाँ आखिरी के 1 महीने में हम खींच करके कवर कर लेंगे या 2 महीने में कवर कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तब कुछ हो नहीं पाया। अंततः वो पेपर बिगड़ गए, जबकि वो प्रबल दावेदार थे। तो विद्वता के स्थान पर निरंतरता को मैं अति महत्वपूर्ण मानता हूँ। तो अगर ये जो निरंतरता 3-4 महीने बना ली, प्लस उसके बाद में प्लस 6-8 महीने बना ली, तो सेट प्लस एपी आपका बनना तय है। और उसके लिए अच्छा गाइडेंस भी होना चाहिए, गलत दिशा में मेहनत नहीं करनी है, सही दिशा में। इसलिए संपर्क करिए हमारे साथ, तो जुड़िए। मैं तो यही कहूँगा, ये जो बात एक वर्ड निकल कर के आया कि बीच में गैप आ गया, मैंने तैयारी करी और 1-2 महीने पढ़ना बंद कर दिया, 6 महीने पढ़ना बंद कर दिया, 1 साल बंद कर दिया। 1 महीने का गैप लिया था, पर वो कब 6 महीने हो गए पता ही नहीं चला। यस सर। उससे कितना फ़र्क पड़ता है पढ़ाई को या तैयारी को लेकर के? सर बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, हम फिर से ज़ीरो पे आ जाते हैं सर। नहीं, पहले तो पढ़ा हुआ कहाँ से ज़ीरो पे आ जाएँगे? सर क्योंकि इतिहास तो रिवीजन मांगता है सर। कोई भी ऑप्शनल हो, यस सभी सर। में। मतलब सर मेरा सब्जेक्ट, मुझे तो ये फील हुआ कि अगर मैं रिवीजन नहीं करूँगी वो चीज़ का, तो फिर वो चीज़ भूल जाती हूँ। आपने मान लीजिए बीच में 2 महीने पढ़ना बंद कर दिया इतिहास, यस सर। फिर क्या स्थिति होगी? सर वही मैं बोल रही हूँ सर, मेरी स्थिति होती है कि मैं ज़ीरो पे आ जाती हूँ ज़ीरो सर। पे आ जाएँगे यस सर। और फिर उसको कवर करने वापस। सर वापस से सर उतना ही टाइम हमको फिर से इतिहास में देना और पड़ेगा। यदि अपन रिवीजन कर रहे होते तो सर हम फिर नई चीज़ें हम उठाएँगे, ऐसा है उतनी सर। दिक्कत नहीं जाती। नहीं दिक्कत अगर नहीं बीच में ज़्यादा गैप दे दो तो दिक्कत जाती है सर। थोड़ी-सी जाती है कि बहुत ज़्यादा जाती सर है? बहुत ज़्यादा जाती है। कंपैरेटिवली यहाँ रिवीजन करते रहो, भले ही आधे 1-1 घंटे पढ़ते हाँ, रहो, परंतु पढ़ते निरंतरता रहो। होनी चाहिए सर। बिल्कुल यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। गैप मत आने दीजिएगा, पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, प्रतिबद्ध रहिए, कंटिन्यूटी को बनाए रखिए। वरना जैसा क्रिकेट में होता ना कि बैट्समैन पिछली बार 99 पे आउट हुआ, अगली बार जब वो बैटिंग करने जाए तो कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा उसको? सिंपल सी बात है, बिगिनिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि अगली बार खेलेगा तो 99 पिछली बार बनाए थे, 1 रन और बना सेंचुरी हो जाएगी। बिल्कुल यही होता है। और अभ्यास के अभाव में विद्या नष्ट हो जाती है, सदैव मैंने यही कहा। गुरुदेव स्वामी विवेकानंद जी का कोटेशन पहला था, बहुत महत्वपूर्ण। अभ्यास के अभाव में विद्या नष्ट हो जाती है, किसी की भी हो, कितने विद्वान की हो, अंतर आ जाता है। चाहे वो चित्रकार हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कोई हो। अभ्यास बहुत जरूरी है और जो निरंतरता हो रही है वही अभ्यास है। आपका बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, आपने बहुत ही जेन्युइन चीज़ें बच्चों को बताई। डेफिनेटली सभी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, खासकर फीमेल, खासकर जो मैरिड हैं उनके लिए भी, प्लस अन्य विद्यार्थियों के लिए भी, चाहे वो मेल हो चाहे अन्य हो। जो आपके द्वारा टिप्स बताए गए हैं मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। हालांकि इतने छोटे से वीडियो में सारी बातें नहीं उठाई जा सकती, सब कुछ नहीं बताया जा सकता, परंतु जो आपने चीज़ें बताई हैं डेफिनेटली मैं उससे सहमत हूँ। बहुत हद तक मैं सहमत हूँ, 90 से 95% मैं सहमत हूँ। और सिलेक्शन में इन बातों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, बहुत ज़रूरी योगदान होता है और ये चीज़ें करनी चाहिए, इस प्रकार से करना चाहिए। और अपने पेशेंस को बनाए रखना चाहिए, अपने आत्मविश्वास को, अपनी निरंतरता को, अपने आप पर फोकस रखना चाहिए, अपने लक्ष्य पर फोकस रखना चाहिए, उसको भटकने नहीं देना चाहिए। मैक्सिमम इंसान तो यही समझते हैं कि भटका होते हैं, बोले अभी तक तो कर रहे थे पर अभी दूसरा काम करें और फिर जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो फिर से लग जाएंगे। तो बहुत गलत होता है, बहुत बुरा होता है, नहीं होना चाहिए। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करना चाहिए और पुराने को लगातार मेंटेन रखना चाहिए रिवीजन के माध्यम से। काफ़ी अच्छा आपका इंटरव्यू रहा। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।